जोहार, मैं हूं शमीम अहमद और आप देख रहे हैं झारखंड बुलेटिन। पहली और अहम खबर की ओर रुख करते हैं। झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओर से सोमवार को केंद्र सरकार द्वारा पारित कृषि कानून के खिलाफ रांची के राजभवन तक मार्च किया गया। कांग्रेस के नेताओं कार्यकर्ताओं ने मुरहाबाद स्थित बापू वाटिका से राजभवन तक पैदल मार्च किया। बाद में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष डॉक्टर रामेश्वर उरांव के नेतृत्व में 6 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू को ज्ञापन सौंपकर कृषि कानून को वापस लेने की मांग की। इस कार्यक्रम में झारखंड सरकार में कांग्रेस कोटा से शामिल सभी मंत्री के अलावा कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष, विधायक दल के नेता, राज्यसभा सांसद धीरज प्रसाद साहू, सांसद गीता कोड़ा व पार्टी के अन्य कई विधायक शामिल हुए और कृषि बिल कानून पर अपना आक्रोश जताया। राजभवन में राज्यपाल को ज्ञापन सौंपकर निकले कांग्रेस विधायक दल के नेता आलमगीर आलम ने कहा कि 1917 से ही कांग्रेस किसानों की आवाज बनती आई है और आज भी वह किसानों के साथ खड़ी है। उन्होंने कहा कि यह विरोध तब तक जारी रहेगा जब तक किसानों के हित में कोई फैसला न आ जाए। उन्होंने किसानों के बिल को काला कानून बताते हुए कॉरपोरेट घरानों को लाभ पहुंचाने वाला बिल बताया। कि सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, जो एमएसपी इसका एक मूल निर्धारण था, जो सारे किसानों को जब अनाज मिलता है तो उसका एमएसपी न्यूनतम मूल्य को मिलता है। लेकिन अब जो ग्रेडेशन का सिलसिला आ गया है, क्वालिटी पर बात हो रही है, तो फिर अब एमएसपी कहाँ जाएगा। और उन्होंने जो बिल पेश किया संसद में, उसमें कहीं भी एमएसपी कंटिन्यू करेगा कि नहीं करेगा इसका कहीं भी जिक्र नहीं है। इसलिए मुझे लगता है कि एक ज़माना में झारखंड में जिस तरह क्या बोलते हैं पूंजीपतियों का और महाजनक प्रथा जो था, जो किसान का शोषण कर रहा था, उसी तरह कॉर्पोरेट घराना आकर यहाँ पर लोगों को शोषण करेंगे। अब एक्ट बन चुका है। राष्ट्रपति के दस्तखत के बाद कोई भी बिल एक्ट बन जाता है। आज एक्ट बन गया। हम इस एक्ट का विरोध करते हैं। पूरे देश में किसान लोग इसका विरोध कर रहे हैं। ऐसी व्यवस्था की गई है इस एक्ट में जिससे मिनिमम सपोर्ट प्राइस जाने की बात हो रही है, चली जाएगी। एपीएससी मार्केट था वो ख़त्म हो जाएगा। मंडियां जो हैं लोकल वो भी ख़त्म हो जाएंगी। उसमें लोग रोज़गार में हैं वो ख़त्म हो जाएगा, उनका रोज़गार छीन जाएगा। और अब कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग होगी। बड़े पूंजीपति लोग आएंगे, खेत को पहले से एक तरह से फसल को खरीद लेंगे। अब बीच में अगर छोड़ देंगे तो क्या होगा, कहना मुश्किल है। साल 2 साल तो दिखाने के लिए हो सकता है कि वो खरीदें, ज़्यादा दाम दें, लेकिन आप जानते हैं कि पूंजीपतियों का क्या रवैया होता है। 2-3 साल के बाद वो एमएसपी पर खरीद नहीं करेंगे, क्योंकि उनका सिद्धांत है कम में खरीदो और ज़्यादा दाम में बेचो। अब दूसरी खबर की ओर रुख करते हैं। राज्य के शिक्षा मंत्री कोरोना संक्रमित हो गए हैं। सोमवार की सुबह तबीयत खराब होने पर डॉक्टरों ने उनकी जांच की और उनके संक्रमित होने की पुष्टि की। स्पेशल एम्बुलेंस से उन्हें रिम्स लाया गया। उन्हें रिम्स कोविड अस्पताल के आईसीयू में भर्ती किया गया। डॉक्टरों के अनुसार शिक्षा मंत्री का ऑक्सीजन लेवल नीचे गिर गया है। फिलहाल उन्हें हाई फ्लो ऑक्सीजन पर रखा गया है। एंटीबायोटिक दवाएं भी दी जा रही है। उनका इलाज मेडिसिन व क्रिटिकल केयर के विशेषज्ञों की देखरेख में किया जा रहा है। इधर मंत्री के बीमार होने के कारण संविदा कर्मी वेलफेयर सोसाइटी की होने वाली बैठक स्थगित कर दी गई है। माननीय मंत्री महोदय को हम लोगों ने भी एडमिट कराया है और इनकी समुचित व्यवस्था में पूरा स्वास्थ्य विभाग लगा हुआ है और हमें उम्मीद है कि अविलंब हमारे माननीय मंत्री स्वस्थ हो जाएंगे। सर, लोगों को मैसेज दीजिए, क्योंकि चिंता होता है लोगों को। नहीं, चिंता की कोई बात नहीं है। अभी तो डिटेक्ट हुआ ही है और समुचित चिकित्सा भी की जा रही है। चिकित्सा में पर्याप्त समय लगते हैं। समय लगने के उपरांत ही हम लोग पर्याप्त मैसेज देंगे। लेकिन जनता विश्वास रखे, धैर्य रखे कि हमारे माननीय मंत्री स्वस्थ भी हैं। 100% नहीं, बट बोल चाल रहे हैं और स्थिति अच्छी है। अब अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। हाई टेंशन तार के चपेट में आने से एक कंटेनर में आग लग गई। इसमें कंटेनर का चालक जिंदा जल गया। हादसा सोमवार दोपहर हजारीबाग जिला के चौपारण प्रखंड के केसठ में NH2 के किनारे की बताई जा रही है। कंटेनर दिल्ली से रांची जा रहा था और उसमें 50 से ज्यादा मोटरसाइकिलें लदी हुई थी।
हादसे में जान गंवाने वाले चालक की पहचान उत्तर प्रदेश के इटावा निवासी राजू शर्मा के रूप में हुई है। मौके पर पहुंची दमकल विभाग की गाड़ी ने आग पर काबू पाया, वहीं चालक के शव को पोस्टमार्टम के लिए हजारीबाग भेज दिया गया। हादसे में करीब 3 करोड़ रुपए के नुकसान की आशंका जताई जा रही है। गणपति पेट्रोल पंप के पीछे पार्किंग बना हुआ था, उस पार्किंग में गाड़ी लगाने के क्रम में 11,000 तार में टच कर गया, जिसके कारण आग लग गई और एक व्यक्ति झुलस के मर गया। कहाँ से कहाँ जा रहा था गाड़ी की जानकारी है? ये जानकारी नहीं मुझे प्राप्त है। तो गाड़ी में क्या लोड है? मोटरसाइकिल हीरो होंडा का मोटरसाइकिल लोड है। इसके बाद कैसे जानकारी मिला आप लोग को? हम लोग जैसे धुआं पता चला वैसे हम लोग तुरंत पहुँचे, दमकल को बुलाए, टैंकर का पानी बुलाए कंपनी से। आदमी को करंट से मर चुका था, तो आदमी को निकाले हम लोग किसी तरह घिंच तार के। और कोई अगल बगल का गाड़ी वाला कोई नुकसान नहीं हुआ, खाली गाड़ी सिर्फ गाड़ी को ही आग लगा और उसी में आदमी व्यक्ति हुआ और जो मोटरसाइकिल गाड़ी का ही प्रॉब्लम हुआ। अब खबर रांची से। सीजीएम फहीम किरमानी की अदालत ने सोमवार को तबलीगी जमात के 17 विदेशियों समेत 18 लोगों को रिहा कर दिया। सरकार का आदेश नहीं मानना, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट, एपिडेमिक डिजीज एक्ट और मिसचीफ की धारा के तहत 2000 से 2200 रुपये तक का जुर्माना लगाकर उन्हें रिहा किया गया। हिंदपीढ़ी के हाजी मिराज के खिलाफ लगे आरोपों के तहत 6200 रुपये का जुर्माना लगाया गया। इस संबंध में वरीय अधिवक्ता ए अल्लाम ने बताया कि 5 विभिन्न मामलों को पहले ही समाप्त कर दिया गया था। उन्होंने 31 अगस्त को डिस्चार्ज याचिका दाखिल की थी। उस पर अदालत ने सुनवाई करते हुए सभी को रिहा करने का आदेश दिया। ए आलम ने बताया कि सर्टिफाइड कॉपी मिलते ही सभी अपने अपने देश वापस जाने के लिए रांची से दिल्ली के लिए रवाना होंगे। जानकारी के मुताबिक सीजीएम की अदालत में सोमवार को तबलीगी जमात के 17 विदेशियों के साथ साथ एक हिंदपीढ़ी निवासी के चार्ज फ्रेम पर सुनवाई हुई, जिसमें सभी ने अपना आरोप को स्वीकार कर लिया और विदेशियों ने अपने देश जाने की इच्छा जताई। ए अल्लाम ने अदालत को बताया कि इन लोगों ने 3 महीने से अधिक समय जेल में काट लिया है। कुछ मामलों में 6 महीनों की सजा का प्रावधान था। 3 महीने की अवधि जेल में बिता लेने पर अधिवक्ता ने अदालत से उनकी सजा माफ करने की अपील की थी, जिसके बाद अदालत ने विदेशियों के आग्रह को मानकर सजा माफ कर दी और सभी को रिहा कर दिया। में जो एक केस हुआ था हिंदपीढ़ी थाने से, उसमें 17 फॉरेनर्स थे, इंग्लैंड, त्रिनिदाद और बांग्लादेश और दूसरे कंट्री के, त्रिनिदाद वगैरह और बांग्लादेश और मलेशिया की, और मर्द सब थे, मियाँ बीवी थे, 4 मेल 4 फीमेल थे। तो ये टोटल 17 थे और एक हिंदुस्तान के थे जो रांची के थे, मेराजुद्दीन नाम था। तो इन लोगों पर केस चलाया गया था। ये 7 अप्रैल को FIR हुआ था। इन लोगों को बेल हमने हाई कोर्ट से करवाया था इनका। बाद में डिस्चार्ज पिटीशन हमने डाला था, तो इसमें फॉरेनर्स एक्ट वगैरह जो है ये सब हटा दिया, फॉरेनर्स एक्ट हटा दिया गया था और जो बड़े बड़े दफ़ा थे, सेक्शन 270 वगैरह IPC का, वो सब हटा दिया गया था। अब जो रह गया था उसमें जो पनिशमेंट था बहुत कम था, महीना 2 महीना करके था पनिशमेंट। तो कोर्ट को मैंने कहा कि ये तो ऑलरेडी रह चुके हैं, जेल में रह चुके हैं, ये लोग काफ़ी दिन तक रह चुके हैं, 3 महीना रह चुके हैं। तो कोर्ट ने हमारी बात को ध्यान सुना। और दूसरी बात यह कि पहले भी किसी तरह का इनके ऊपर कोई केस नहीं है और इनका जो मॉरल कैरेक्टर है बहुत स्ट्रांग है। किसी से कोई मिसबिहेव नहीं किया, बदतमीजी नहीं किया, किसी से जोर से बात नहीं की, कोई कानून का उल्लंघन नहीं किया है। अगली खबर है गिरिडीह से। गिरिडीह के खोरी महुआ अनुमंडल क्षेत्र के राजधनवार प्रखंड अंतर्गत विभिन्न क्षेत्रों में जिला खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी पवन कुमार व खोरी महुआ SDM धीरेन्द्र कुमार सिंह के द्वारा खाद्य सुरक्षा को लेकर जांच अभियान चलाया गया। जांच के क्रम में धनवार प्रखंड क्षेत्र के बेरजो में अवैध रूप से संचालित एक दिलीप कुटीर उद्योग नामक फैक्ट्री का निरीक्षण किया गया, जिसमें पाया गया कि निम्की फैक्ट्री पंजीकृत नहीं है, जिसके बाद दुकानदार को नोटिस देकर 7 दिनों के अंदर रजिस्ट्रेशन के कागजात दिखाने का आदेश जारी किया गया। वहीं जांच के लिए निम्की का सैंपल भी लिया गया है। खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी ने कहा कि खाद्य सामग्री का सैंपल लेकर प्रयोगशाला में भेजा जाएगा, जहां जांच रिपोर्ट आने पर किसी प्रकार की गड़बड़ी पाई गई तो उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। निम्की फैक्ट्री रजिस्टर्ड नहीं है, इसके लिए हम लोगों ने आप समूह के बीच करीब 6-7 महीने पहले एक बैठक भी की थी और लोगों को बताया था कि भाई आप रजिस्ट्रेशन करा लें। लोगों ने रजिस्ट्रेशन भी नहीं कराया है, मानक के अनुरूप है या नहीं इसका सैंपल लिया जा रहा है और इनको नोटिस
कर दिया गया है। 7 दिन के अंदर मेरे यहाँ उपस्थित होकर इनको अपना रजिस्ट्रेशन एंड जो भी है उसका कागजात समर्पित करना होगा। और साथ ही सैंपल टेस्ट होने के बाद जो होगा 5 लाख तक फाइन करने का प्रावधान है। अभी हम लोग ब्रांडेड आइटम्स जितने भी हैं खाद्य सामग्री के पैकेज फूड प्रोडक्ट्स जो मार्केट में बिक रहे हैं उसके लिए हम लोग सैम्पलिंग कर रहे हैं और उस सैंपल को भेजा जाएगा राज्य खाद्य जांच प्रयोगशाला। वहाँ से जांच होने के बाद जो रिपोर्ट आएगा उसके आधार पर देखा जाता है कि अगर किसी प्रकार की गड़बड़ी होती है तब इस पर कार्रवाई की जाती है। और इसके साथ साथ ही हम लोग देख रहे हैं कि जितने भी खाद्य कारोबारी हैं उन्होंने FSSAI के अंतर्गत लाइसेंस या रजिस्ट्रेशन ले रखा है कि नहीं। तो साथ ही साथ हम लोग ऐसे खाद्य कारोबारियों को नोटिस भी दे रहे हैं कि आप लोग अपना लाइसेंस जल्दी SDO ऑफिस में आकर अपना उपस्थित करें लाइसेंस, अन्यथा आपके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अब कोरोना अपडेट की बात कर लेते हैं। झारखंड में सोमवार को 82,743 सैंपलों की जांच हुई, जिसमें 1,508 नए संक्रमितों की पुष्टि हुई, जिसके साथ ही 80,000 के आंकड़े को पार करता हुआ झारखंड में अब तक पाए गए कुल संक्रमितों की संख्या 81,417 हो चुकी है। हालांकि राहत की बात यह रही कि 1,508 नए पॉजिटिव मामले के मुकाबले सोमवार को कोरोना को मात देकर स्वस्थ होने वाले लोगों की संख्या 1,806 रही। इस तरह अब तक स्वस्थ होने वाले लोगों की संख्या का आंकड़ा बढ़कर 68,603 हो गई है। मौत के आंकड़े पर नजर डालें तो सोमवार को कोरोना से 9 लोगों की मौत हो गई। इस तरह राज्य में कोविड-19 से मरने वालों की संख्या 688 पहुंच चुकी है। मृतकों में जमशेदपुर के 4, रांची के 2, गढ़वा, गिरिडीह और पश्चिम सिंहभूम से एक मरीज शामिल हैं। फिलहाल राज्य भर में एक्टिव केसों की संख्या अब महज 12,126 रह गई है। वहीं झारखंड का रिकवरी रेट 85% के आसपास पहुंच चुका है, जो राहत भरी खबर है। तो आज के बुलेटिन में बस इतना ही। फिर कल झारखंड बुलेटिन के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.